हेलो एवरीवन। सहयोग उत्साह 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, सहयोग उत्साह 2.0 हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें आने वाले सभी जूनियर्स को हम लोग उनके एकेडमिक मेंटरशिप के कॉन्टेक्स्ट में क्लासेस करवाने वाले हैं। क्लासेस का शेड्यूल ऐसा रहेगा कि आपको प्रॉपर नोट्स दिया जाएगा और रिकॉर्डेड वीडियोज़, ऑफलाइन वीडियोज़, ऑनलाइन वीडियोज़, लाइव वीडियोज़ सारी प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही साथ इसके अलावा सहयोग कई सारे विंग्स में काम करता है, तो उन चीज़ों पे बात ना करते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आप लोगों का बहुत लगा हुआ है जल्दी ही 15 अक्टूबर से, क्योंकि मेजर वालों का 15 अक्टूबर से और माइनर वालों का 16 अक्टूबर से। तो सबसे पहली बार तो आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आए हैं कॉलेज से निकल करके, कुछ सपने लाए थे आंखों में और कुछ सच हो रहे हैं, कुछ सच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग खुद को बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो वही डर, अभी जल्दी ही क्लासेस स्टार्ट हुई, पता लगा कि इंटरनल असेसमेंट होगा। अब इंटरनल के लिए क्या करें, कैसे करें, क्योंकि सिलेबस मोस्टली हो भी चुका है, नहीं भी हो चुका है, लेकिन काम क्या है, काम क्या, सिर्फ इतना है कि अपने आप पे भरोसा करो, बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, तो आपको पता है कि 15 अक्टूबर से आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है और इंटरनल में शायद तीनों पेपर एक साथ ही होंगे, 2-2.5 घंटे में तीनों पेपर एक साथ होंगे। तो अभी हम लोग पेपर थर्ड की बात करने वाले हैं, जो जिसका नाम है टेक्निक ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, आर्थिक विश्लेषण की तकनीकें। तो उसको अभी हम इंटरनल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। जो हमारे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, उनको बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे, जिससे कि हम अपने इंटरनल के डर को ख़त्म कर सकें और अपना एग्ज़ाम जो है अच्छे से कर सकें। इसके अलावा जब मतलब आफ्टर दिवाली हम लोग एक पूरा सिलेबस, मतलब जो है उसको टॉपिक वाइज क्लासेस रिकॉर्ड करेंगे, ऑफलाइन भी चलाएंगे और पूरा सिलेबस अपना ख़त्म करेंगे, जिससे कि 8 दिसंबर से आपका है ना, 8 दिसंबर से आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम बहुत अच्छे से कराए जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो देखिए आपका जो सिलेबस है, किसी के पास कॉपी है लेक्चर लिस्ट की? सिलेबस रहने दीजिए। आपका जो सिलेबस है उसमें जो थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर उसका नाम क्या है? टेक्निक ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। जैसे इस पेपर के पहले नाम को एक बार समझिए। सबसे पहले तो हमें इस पेपर के नाम के बारे में समझना चाहिए कि ये पेपर हमें किस बारे में बताता है। जैसे टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, मतलब इकोनॉमिक जो अर्थशास्त्रीय आर्थिक जो चीज़ें होती हैं, मतलब इकोनॉमिक्स में जो हम पढ़ते हैं उनका एनालिसिस, उनका जो विश्लेषण होता है, मतलब जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा उनका हम विश्लेषण कैसे करें, उनको हम कैसे जानें, वो हो गया हमारा इकोनॉमिक एनालिसिस। समझ गए ना? इकोनॉमिक एनालिसिस मतलब आर्थिक विश्लेषण। जो हमारी इकोनॉमी है या हमारा मनी है, मतलब जो आप माइक्रो में पढ़ रहे हैं, मैक्रो में पढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, ये सब इकोनॉमिक्स के अंदर आता है ना। तो उसका जो एनालिसिस है उसको हम कैसे करें, उसकी टेक्निक्स क्या है, बात होती है कि उसकी टेक्निक्स क्या है। तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो मैथमेटिक्स, दूसरा स्टैटिक्स। या तो मैथमेटिकल पढ़ें या स्टैटिकल पढ़ें। तो जो आपके माइक्रो के कॉन्सेप्ट हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें जो आपकी यूनिट है उसमें शायद थर्ड फोर्थ यूनिट, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस तरीके से दिया है, वो हमारा मैथमेटिकल पोर्शन है। और जो आपकी पहली यूनिट दी गई है, एक मिनट में सिलेबस देख लेता हूँ, जो आपकी पहली यूनिट दी गई है वो काहे से दी गई है? स्टैटिस्टिक्स से। तो एक मिनट, क्योंकि शायद फर्स्ट सेमेस्टर में आपको स्टैटिक पढ़ना है और सेकंड सेमेस्टर में आपको मैथमेटिकल वाला पार्ट पढ़ना है। तो इंटरनल में आपका एक यूनिट आएगा ना, तो अभी हम उस एक यूनिट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, हाँ, फर्स्ट यूनिट में आपका स्टैटिक दिया है, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ
सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन एंड मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। इतनी चीज़ें दी हैं। एक यूनिट में आपका स्टैटिक है और मेजरमेंट। तो ज़्यादा देर न करते हुए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कहाँ से, कि जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, जो हमारा पहला टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सांख्यिकी। हिंदी में इसको कहते हैं सांख्यिकी। तो सिलेबस का पार्ट में क्या दिया है? स्टैटिस्टिक्स। किस किस पॉइंट पे हमें पढ़ना है? नेचर पे, कि स्टैटिस्टिक्स का नेचर क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, क्या है। सीधे शब्दों में, बहुत इजी लैंग्वेज में अगर हम कह लें तो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, मतलब इस बारे में हमें बात करनी है नेचर के थ्रू, मतलब इसका नेचर क्या है। ठीक। दूसरा हमें बात करनी है फंक्शन, फंक्शंस, मतलब स्टैटिक कैसे वर्क करता है, स्टैटिक की क्या क्या फंक्शन है। अगर मान लो हम कोई स्टैटिक्स में काम कर रहे हैं, कोई इकोनॉमिक एनालिसिस कर रहे हैं स्टैटिक के थ्रू, तो उसके क्या क्या फंक्शन, किस किस स्टेप से हमें गुजरना पड़ेगा, वो हमारे क्या हो गया? फंक्शन है। और तीसरा इंपॉर्टेंस। तीसरा हमारा है इंपॉर्टेंस, की जो हमारा स्टैटिक है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले हम क्या पढ़ाएंगे? व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, मतलब यानी कि नेचर। अब जो मैं बुलेट पॉइंट लिखाता रहूं उसको आप लिखते रहिए, बुलेट पॉइंट लिखते रहिए और उसके एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से समझते रहिए। ठीक है। नेचर, ठीक है। अब इसका नेचर क्या है? तो स्टैटिस्टिक्स का नेचर ये है कि ये साइंस और आर्ट दोनों है। स्टैटिस्टिक्स कला भी है और साइंस भी है, बोथ साइंस एंड आर्ट। मतलब स्टैटिस्टिक्स कैसे व्यवहार करता है, कैसे बिहेव करता है? स्टैटिस्टिक्स साइंस की तरह भी बिहेव करता है, स्टैटिस्टिक्स आर्ट की तरह भी करता है। अब देखो साइंस का बिहेव कैसे करता है? साइंस का बिहेव ऐसे करता है जैसे मैथमेटिकल में आप जो डेटा कलेक्शन करते हैं, मैथ में करते हैं ना, तो वो क्या है? साइंस है। साइंस में जो आप डेटा कलेक्शन करते हैं, अगर इसमें हम सीधा कहें तो स्टैटिस्टिक्स इज साइंस ऑफ डेटा, मतलब जो हमारा डेटा है उसका साइंस है, जो डेटा का हमारा साइंस है, विज्ञान है, वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स। ये किस में आ रहा है? ये साइंस के थ्रू आ रहा है, क्योंकि मैथ में हम नंबर्स में करते हैं ना डाटा कलेक्ट, और जब हम उसको थ्योरीज के अकॉर्डिंग उस पर हम एनालिसिस करते हैं। थ्योरीज हमारी दी हैं, डेटा तो कलेक्शन कर लिया, लेकिन जो हम थ्योरीज के अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं वो क्या करते हैं? थ्योरीज किस में पढ़ते हो? थ्योरीज हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स क्या है? एक आर्ट सब्जेक्ट, तो वो हमारा आ जाता है आर्ट। तो थ्योरीज एनालिसिस, समझ गए? इतनी बात क्लियर है कि इकोनॉमिक जो स्टैटिस्टिक्स का है वो साइंस और आर्ट कैसे है, क्योंकि उसमें हम डेटा कलेक्शन करते हैं। आपने पढ़ा होगा HDI, बार डायग्राम, पाई चार्ट, ये चीजें पढ़ी हैं। इन चीजों में सब में डेटा है, इन चीजों में सब में डेटा है ना, तो वो क्या हो गया? स्टैटिस्टिक्स। ठीक। और जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण, कि देश की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन, तो आप उसको कैसे मतलब करेंगे, उसको आप कैसे काउंट करेंगे? आप जाएंगे घर घर जाके सर्वे करेंगे, हर किसी से पूछेंगे, तो वो मैथमेटिकल आप लिखेंगे ना, मैथमेटिकल लिखेंगे, तो वो डेटा कलेक्शन जो है वो किसके थ्रू हो रहा है? साइंस के थ्रू। तो स्टैटिस्टिक्स को हम साइंस बोल सकते हैं ना। और आर्ट कैसे बोल सकते हैं? जब हम उस पर बैठ के एनालिसिस करेंगे, तो वो हो गया हमारा आर्ट। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ डेटा, कंफर्म? ठीक। इट हेल्प अस, अब ये कहाँ पे हमें हेल्प करता है? कलेक्शन। सबसे पहले आप क्या करते हैं? कलेक्शन। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? डेटा को सबसे पहले
कलेक्ट करता है, आफ्टर देन ऑर्गेनाइज, कि कहाँ पे कैसे हम क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले कलेक्शन, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद एनालाइज। ठीक है, ये है हमारा स्टैटिस्टिक्स का नेचर। अब आपको मान लो एग्जाम में आया क्वेश्चन, तो जो इंट्रो के तौर पे आप बनाएंगे, इंट्रो के तौर पे जो आप क्वेश्चन में आंसर करेंगे, उसको आप इस थ्रू इसके अकॉर्डिंग जो मैं अभी समझाया हूँ कि इकोनॉमिक जो स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स साइंस और आर्ट दोनों की तरह बिहेव करता है, और दोनों की तरह कैसे बिहेव करता है वो आप समझ गए। साइंस की तरह इसलिए बिहेव करता है क्योंकि इसमें हम डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करने के बाद एनालाइज करते हैं। और जिन थ्योरीज के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइज करते हैं या एनालाइज करते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है, वो आर्ट के अंदर। इसको आप अपने इंट्रो में बना देंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं। मान लो आपने ये तो पढ़ लिया कि उसका इंट्रो तो बना दिया, अब इसके हम बनाएंगे फीचर्स। फीचर्स मतलब सांख्यिकी क्या क्या करता है, स्टैटिस्टिक्स क्या क्या करता है, उसके फीचर क्या क्या हैं। तो आप लोग को पता है एक भी फीचर क्या है स्टैटिस्टिक्स का? कंपैरेटिव लर्निंग, सही है। चलिए ठीक है, तो जैसे इसका ये पॉइंट आप लिखते रहना। ठीक है, सबसे पहले डील्स विद ग्रुप, डील्स विद ग्रुप, नॉट इंडिविजुअल। ये हमारी एक इसकी फीचर हो गई, मतलब यानी कि इसका एक नेचर ये भी हो गया। क्या करता है, ये करता है ग्रुप्स के साथ डील्स। ये डील्स किसके साथ करता है, ग्रुप्स के। ये किसी एक के बारे में नहीं बताता है, ये किसी एक के बारे में नहीं बताता है। ठीक है, जैसे मान लो है कोई क्लास है, जैसे कोई कंपनी है, सॉरी कोई कंपनी है, उसमें एम्प्लॉय हैं। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि इसके जो इनकम है उसको आप स्टैटिस्टिक्स के थ्रू दिखाइए। तो मान लो कोई एक एक्स वाई जेड पर्सन था, तो आपने कह दिया कि एक्स वाई जेड पर्सन की इनकम जो है वो 10,000 है, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। अगर हम वही कह दें कि जो कंपनी है उसके सारे एम्प्लॉय हैं, उन सब में जो एवरेज इनकम है, मोस्ट ऑफ द पीपल की, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज की एवरेज इनकम है वो 8,000 है, तो ये स्टैटिस्टिक्स। तो इसका मतलब क्या निकला कि स्टैटिस्टिक्स किसके साथ डील करता है, ग्रुप्स के साथ, ये किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं। ये इसकी प्रकृति हो गई ना। अब देखो मैं आंसर पूरा फ्रेम करवा रहा हूँ, इंट्रो बना दिए कि साइंस और जो है मतलब साइंस और आर्ट दोनों है, और उसके बाद उसके आप फीचर क्या क्या हैं उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो तो आप समझ गए। दूसरा, अब इसको मैं अच्छे से फिर से एक बार पूरा पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद एक आंसर को पूरा फ्रेम करवा देंगे। ठीक हो गया, तो समझ गए ना कि डील्स विद ग्रुप्स नॉट इंडिविजुअल। और इसका एग्जाम्पल कि मान लो किसी कंपनी में एम्प्लॉय है, हम कहें आपकी इनके एम्प्लॉयज़ की इनकम को आप हमें स्टैटिस्टिक्स में समझाइए, तो आपने कह दिया कि हाँ रवि की ये है, मोहन की ये है, सोहन की वो है, ये वो ऐसे वैसे। ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स किसके साथ, ग्रुप के साथ है। वो कहता है कि एम्प्लॉय जो हैं वो एक ग्रुप के हैं, और एवरेज ग्रुप जो है वो 8,000 से 10,000 के बीच वेरी करता है। तो हमारा ये हो गया स्टैटिस्टिक्स। ठीक, अगर आप इसको अच्छा एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि स्टैटिस्टिक्स फोकसेस ऑन एग्रीगेट और ग्रुप्स। समझ गए, इट डजंट डील्स विद इंडिविजुअल, और इसमें एक एग्जांपल लिख देंगे। ठीक है, हो जाएगा ना। दूसरा, अच्छा इस पे अगर आप लिखना चाहें तो एक इकोनॉमिस्ट हैं ए एल बॉली, ए एल बॉली,
इन्होंने इस फैक्ट को कहा है, क्या कहा है कि स्टैटिस्टिक्स ऑलवेज डील्स विद एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, वही मतलब है कि जो स्टैटिस्टिक्स का है वो ऑलवेज डील्स विद एग्रीगेट और ग्रुप्स। ठीक है, दूसरी हमारी इसकी क्या है, ऑलवेज न्यूमेरिकल नंबर बेस्ड। दूसरी हमारी इसकी क्या फीचर है, ऑलवेज न्यूमेरिकल, ऑलवेज न्यूमेरिकल और नंबर बेस्ड। अब तुम लोग कहोगे कि अभी तो आपने सर बताया था कि जो है स्टैटिस्टिक्स में हम थ्योरीज भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं, लेकिन आपने दूसरा फीचर लिखवा दिया कि न्यूमेरिकल है, ऑलवेज न्यूमेरिकल है, वो भी तो कंफ्यूजन आया। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑलवेज न्यूमेरिकल नंबर बेस्ड का मतलब ये है कि यही एम्प्लॉय वाला हम एग्जाम्पल पकड़ते हैं, इसी से सारा समझते हैं। आपने कह दिया कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज जो हैं उनकी इनकम 10,000 प्लस है, तो ये स्टेटिस्टिक्स नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो मोस्ट आया है वो नहीं वेरी करता है, वो नंबर नहीं है। लेकिन अगर हम वहीं पे कह दें कि अबाउट 80% एम्प्लॉय, अबाउट 80% एम्प्लॉयज जिनकी इनकम 10,000 से प्लस है, तो वो स्टैटिस्टिक्स हो जाए। मतलब जो हम डेटा दें, एनालाइज करें, वो भी किस में हो, नंबर में। आपने कह दिया कि कुछ बच्चे मतलब अगर मान लो क्लास में जो है एज का लगाया जाए, तो आप लोग कह दो कि कुछ बच्चों की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है और कुछ बच्चे जो हैं वो 18 से कम है, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। नहीं नहीं, आगे जो दिया है वो तो एक हमारा पैरामीटर है, वो पैरामीटर है। जैसे इंडेक्स में आप इंडिकेटर पढ़ते हैं ना, तो इंडिकेटर हमने लिया कि 18 से प्लस, 18 से माइनस। लेकिन स्टैटिस्टिक्स क्या दिखा रहा है कि अब जैसे यहाँ संख्या है और संख्या में कहता हूँ कितने लोग 18 से प्लस है, तो मैं कहता हूँ कि कुछ बच्चे जो हैं लगभग इतने, मतलब लगभग नहीं है उसमें, नहीं, कुछ बच्चे जो हैं 18 से प्लस हैं, कुछ बच्चे 18 से माइनस। तो ये स्टैटिस्टिक्स, अगर यहीं को मैं इसी बात को मैं ऐसे कह दूँ कि लगभग 60% बच्चे जो हैं 18 प्लस हैं और लगभग 40% बच्चे 18 माइनस है, तो ये स्टैटिस्टिक्स। जो नंबर वाली बात है वो किस कॉन्सेप्ट में कह रहे हैं ये ध्यान दो, इसीलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। समझ गए ना? आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? तो इसमें लिख देना कि स्टैटिस्टिक्स डेटा मस्ट बी क्वांटिटेटिव। तुम हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम? चलो फिर क्लास अच्छे से चलाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स डेटा मस्ट बी, कोई बात नहीं, समझ आ रहा है ना? ठीक है। क्वांटिटेटिव मतलब वो डाटा कैसा होना चाहिए, क्वांटिटेटिव होना चाहिए, ठीक है? उसमें ओनली, फ्यू, सम, मोर, मस्ट ऐसे ऐसे शब्द यूज ना हो। तो इसका दूसरा नेचर हो गया। एक नेचर ये है कि ये ऐसे काम करता है, दूसरा नेचर ये है कि ऐसे काम करता है, ठीक ठीक है? तीसरा, कलेक्शन फॉर अ पर्पज। कलेक्शन फॉर अ पर्पज, ठीक है? अब इसका मतलब क्या हो गया, कलेक्शन फॉर अ पर्पज, कि जो स्टैटिस्टिक्स वर्क करता है वो किस क्यों क्यों करता है कलेक्शन, वो एक पर्पज के लिए वर्क कलेक्शन करता है। जैसे मान लो आपको कंट्री की पॉपुलेशन को सर्वे करना है, आपने सर्वे करी, रख दिया डेटा, ला के रख दिया कि 80% पीपल ऐसे हैं, 50 से 60, मतलब सॉरी इतने लोग 50 से 60 हैं, इतने लोग 40 से 80 हैं, इतने लोग वगैरह वगैरह करके आपने डेटा लिख दिया। मोस्टली डाटा यही तो होता है ना, 0 से 18, 18 से 60, 60 प्लस, इस तरीके से होता है। आपने ला के रख दिया, तो वो भी सांख्यिकी हम नहीं कहेंगे कि आपने ला के रख दिया। क्यों? उसको किसी पर्पज से हम कलेक्ट करें। जैसे अब हमने डेटा ले लिया, अब हम उससे पॉवर्टी कर सकें कंक्लूड कि कितनी जनसंख्या हमारी पॉवर्टी झेल रही है, कितनी गरीब है, कितनी अमीर है, कितने लोग हमारे एम्पावर्ड हैं, कितने लोग वर्क कर रहे हैं, कितने लोग को व्यवसाय मिल चुका है। वो पर्पज है ना, उस जनसंख्या से निकाल सकते हैं ना। तो स्टैटिक का तीसरा फीचर क्या हो गया, कलेक्शन फॉर अ पर्पज, ठीक है? तीनों में कोई प्रॉब्लम?
समझ आ रहा है ना? इनको पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा और एग्जाम्पल के थ्रू आप समझाते जाइएगा, ठीक है। दूसरा, कंपेरेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड। देखो सीधी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है। भाई मैं पहले बोला था ना कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स से हम क्या करते हैं और कि कंपेरेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड, डेटा को हम कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो इस बार पॉपुलेशन हमने करी, मतलब लास्ट टाइम की थी और इस बार की, तो उसको अगर हमें कंपैरिजन करना है कि पॉपुलेशन लास्ट ईयर कैसी थी, इस बार कैसी है, बढ़ी है घटी है, क्या फ़र्क पड़ा है क्या नहीं हुआ है, तो कंपैरिजन कर रहे हैं किसकी हेल्प से, स्टैटिक की हेल्प से, ठीक है। तो क्या हो गया, कंपेरेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये हो गया कि एकदम अच्छे तरीके से, एक परफेक्ट वे से उसको ऑर्गेनाइज्ड वे से करें, ठीक है। तो ये इसका एक लक्षण हो गया। और इसका एक लक्षण ये है कि अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स, अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स। हाँ हाँ, अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स। जैसे अब इसमें क्या है, ये इसमें कह रहे हैं कि ये जो है डेटा बहुत ज़्यादा अफेक्ट रहता है फैक्टर से। जैसे जब हम कलेक्शन करते हैं तब कुछ होता है, अंतर आता है। फिर उसके बाद जब हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं तब प्रभावित होता है ना, अफेक्ट अफेक्ट करता है ना। उसके बाद जब हम उस पर एनालाइज करते हैं तब, उसके बाद भी जैसे आप इंडेक्स पढ़ रहे हैं ना, तो इंडेक्स में हर बार सुधार होता है। जैसे पी क्यू एल ए से एच डी आई से जी आई आई, ठीक है, जी जी आई, आई एच डी आई, ये सब इंडेक्स, और ये एक दूसरे से सब कनेक्ट हैं। लेकिन क्या है, जब एक दूसरे से प्रभावित हैं, कैसे, इसमें कुछ कमी है तो नया बना दिया, इसमें कुछ कमी है नया बना, मतलब उससे प्रभाव आ रहा है ना इस पे। तो इसी तरह जब हम स्टेप बाय स्टेप स्टैटिक्स में बढ़ते हैं, कलेक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, एनालाइजेशन करते हैं, तो हमारा डेटा क्या होता है, अफेक्ट होता है। उसके बाद भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, उसके बाद भी कुछ चीज़ें छूट जाती है। तो यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनसे हमारे सांख्यिकी में जो डेटा होता है, सांख्यिकी होती है, वो अफेक्ट होती है, ठीक है। समझ गए ना? जैसे पॉपुलेशन लगभग, जैसे पाई चार्ट आपने पढ़ा है, पाई चार्ट आप निकालते हैं, ठीक इस तरीके से पढ़ा है ना। तो इसमें आपने सीधा इतना दिखा दिया, इस पार्ट में क्या कमी, क्या कैसे, क्या एनालाइज में दिक्कत आई, क्या कलेक्शन में दिक्कत आई, दिखाया नहीं दिखाया, सीधा कह दिया। अगर मान लो मैं कह दूं कि गेम कौन कौन खेलता है, तो तुम कहो कि मैं, मेरा जो इंटरेस्ट है 60% इंटरेस्ट मेरा बैडमिंटन में है और 40% इंटरेस्ट मेरा क्रिकेट में है। अब इसको तो डेटा में नहीं दिखा सकते, इसको किस में दिखाएंगे, इसको या हम 60% वाले में दिखा देंगे। और फिर आपका काउंट जो कोई पढ़ रहा है, दूसरा उस डेटा को देख रहा है, तो वो क्या सोचेगा कि ये लड़का बैडमिंटन खेलता है, क्योंकि हमने तो आपको 60% के अकॉर्डिंग बैडमिंटन में दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ ना, आपका वो 40% वाला फैक्टर प्रभावित हुआ, हुआ नहीं हुआ। वही चीजें हैं कि अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स, ठीक है। इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर देना है, समझ आ रहा है ना? कहीं पे कोई डाउट हो तुरंत पूछ लेना। अगला, हेल्प्स, ये मदद करता है स्टडी, किसमें मदद करता है, इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल तुम्हें मैं देता हूँ। देखिए डिसीजन मेकिंग में अब स्टैटिक कैसे मदद करता है। मान लो आपने देश की जनसंख्या को काउंट कर लिया, कलेक्शन कर लिया डेटा का, ठीक, आपको पता लग गया इतने लोग गरीब हैं, इतने लोग अमीर हैं, इतने लोग ऐसे घरों में रहते हैं, इतने लोग ऐसे घरों में रहते हैं, पता लग गया ना। फिर तुमने अभी रियल एग्जाम्पल देखो, स्टैटिक्स मत जोड़ो। फिर क्या हुआ, वो सब होने के बाद कुछ लोगों को सिलेंडर मिल गए, कुछ लोगों को घर मिल गए, कुछ लोगों को सिलेंडर दिए गए, कुछ लोगों को घर दिए गए।
किस बेसिस पे दिए गए, रियल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ कि मिला सबको नहीं मिला, लेकिन जो किस बेसिस पे दिए गए, डेटा के बेसिस पे दिए गए थे ना। डेटा जो आया था कि कितने लोग खाना कैसे बना रहे हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग, उसी बेस पे तो सिलेंडर दिया गया था, उसी बेस पे जो ये घर आते हैं वो दिए गए हैं ना, वही है ना। तो स्टैटिस से डेटा मिला। अब डेटा ने क्या मदद की, मान लो गवर्नमेंट को ही तो मदद की डेटा ने, कि तुम किसको दोगे किसको नहीं दोगे, ये डिसीजन किसने दिया, स्टैटिस। स्टैटिस्टिक्स से आया डिसीजन, तो कहाँ मदद करता है हमारी डिसीजन मेकिंग में। समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम। नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप अच्छे से उसको डिस्क्रिप्टिव वे से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट है हम लोग वो क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि अभी इंटरनल के एग्जाम से पढ़ना है, बाकी जब हम आगे जाएंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक टॉपिक को। समझ गए। तो स्टैटिस्टिक्स के इन 6 पॉइंट पे आप अच्छे से आंसर फ्रेम कर देंगे ना। इसके अलावा और कई सारे भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कंपैरिजन, वो तो पढ़ चुके हैं आप, कंपैरिजन भी पढ़ चुके हैं। नीति निर्धारण में सहायक, ये भी पॉलिसी मेकिंग, हाँ पॉलिसी मेकिंग में, या डिसीजन मेकिंग, या उसी को, इसको दूसरा नाम ऐसे भी दे सकते हैं, हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग। जैसे अगर मान लो एक हेडिंग भूल जाओ तो क्या करना, एक हेडिंग को 2 तरीके से बदल देना, शब्द चेंज करके, ठीक है, एक पॉलिसी मेकिंग करके भी कर देना। बाकी दूसरा कुछ ना मिले तो सीधा कि टू गेट द इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अब इसको कैसे करोगे, मतलब इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, तो सांख्यिकी हमें जानकारी देता है, इंफॉर्मेशन देता है। कैसे देता है, देश में कितनी जनसंख्या कहाँ है, कैसे रहती है, क्या गरीबी है, ये हमें जानकारी मिल रही है, स्टैटिस्टिक्स हमारी हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से आप पॉइंट समझ सकते हैं। अब मुझे लगता है कि स्टैटिस्टिक्स का क्या नेचर है वो आपको समझ आ गया हो, अच्छे से समझ आ गया ना, कैसे कैसे वर्क करता है, कोई दिक्कत, ठीक है। अगला दूसरा काम हमारा, हम किस पे बात करेंगे, फंक्शंस पे। हमने नेचर पढ़ लिया, नेचर का आंसर कैसे फ्रेम करेंगे, सबसे पहले आप उसको आर्ट और साइंस कैसे है उसको दिखाएंगे। हिंदी वाले इसको ऐसे लिख देंगे कि जो है सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों है, सांख्यिकी विज्ञान और कला। इसको आप इंग्लिश वाले अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स साइंस एंड आर्ट बोथ आल्सो, ठीक है, वो दोनों है। सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है। कैसे गणितीय विज्ञान है, क्योंकि इसमें हम डेटा का कलेक्शन, एनालाइजेशन, क्लासिफिकेशन ये सब करते हैं, इसीलिए ये गणित है, ठीक है। सांख्यिकी की मदद से हम जो मैथमेटिकल डेटा है उसको कलेक्ट करते हैं, तो वो हो रहा है ना, दिखा रहे हैं ना कि ये साइंस है। और आर्ट कैसे है, आर्ट ऐसे है कि सांख्यिकी की मदद से हम उस पर विश्लेषण करते हैं और अपने वास्तविक समाज की समस्याओं को दूर करते हैं। जैसे गरीबी है, ये निकाल लिए मैथ से निकाल लिए कि कितने लोग गरीब हैं, लेकिन उस पर क्या पॉलिसी बनानी है, ये आर्ट से निकालेंगे ना, इस पे थ्योरीज लगाएंगे ना, थ्योरीज आर्ट के थ्रू आएंगी ना। तो वो कि इसको कला कैसे है, कला ये हमारी नीतियां बनाने में मदद करता है। वास्तविक जीवन में जो हमारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं रियल वर्ल्ड में, उन पे जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो उन समस्याओं से हम दूर हो पाते हैं। इस तरीके से ये हमारा आर्ट है। उसके बाद इसके फीचर्स आप लिख देंगे। फीचर्स क्या क्या हैं, कि ये क्या है फीचर्स, बोलिए, हाँ बोलिए, क्या क्या फीचर्स हैं, बोलो। हाँ, ये समझ आ गया पहला, ठीक है, डील्स विद ग्रुप्स नॉट इंडिविजुअल। दूसरा आप बताइए, ऑलवेज नंबर बेस्ड, मतलब उसमें ओनली, फ्यू, मच, इस तरीके के शब्द नहीं आने चाहिए। तीसरा, हाँ हाँ, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग। आगे, हाँ, फॉर अ पर्पज। आगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपसे हम नेचर पूछे तो आप लिख देंगे ना। अच्छा, एक चीज़ ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये इजी बनाता है किसको, जो हमारे हार्ड फैक्ट्स होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, उनको सिंप्लीफाई करना, तो उसको लिख सकते हैं टू सिंप्लीफाई द हार्ड कंसेप्ट्स। हार्ड कंसेप्ट को ये सिंपल करता है। कैसे, जैसे देश की पॉपुलेशन, वही एग्जाम्पल है, नॉर्मल एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि देश की पॉपुलेशन है
गरीबी का स्तर मापना है तो तुम लेके आओ कि इलाहाबाद का ये मोहल्ला में ये घर जो है XYZ का घर अमीर है, ABC का घर गरीब है, मतलब FG का घर अमीर है। तो ये बहुत कठिन हो जाएगा ना, पूरे कंट्री के रिगार्डिंग अगर हम देखेंगे बहुत हार्ड है। लेकिन उसी को जब हम स्टैटिस्टिक्स में ले आएंगे, डेटा में ले आएंगे, एनालाइज करेंगे, उसको एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे तो पता लग जाएगा कि 40% पीपल ऐसे हैं, या इलाहाबाद के लोग ऐसे हैं, दिल्ली के लोग ऐसे हैं। इस तरीके से अगर मान लो इलाहाबाद के लोग, दिल्ली के लोग, इसको कैसे करेंगे? पाई चार्ट से करेंगे और उसको हम हिस्टोग्राम या ओजाइप वगैरह से कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें, मतलब लगभग 8 से 10 हेडिंग तुम लोग की, 6-7 ये हो गई, 2-3 मैं और बता दी हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, आपका जो क्वेश्चन आएगा वो शॉर्ट में आएगा, बहुत लॉन्ग नहीं आएगा। 180 से 200 वर्ड में लिखना है, मतलब 2 से 2.5 पेज में आराम से हेडिंग डाल के लिखिए, हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अब इसके फंक्शंस क्या है, मतलब ये कैसे काम करता है। तो काम कैसे करता है? सबसे पहला काम इसका क्या होता है? अभी उन्हीं चीज़ों में रहिए, अभी तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी और मज़ा आएगा जब हम मेन मीडियन मोड पे आएंगे। ठीक है, अभी तो आप लोग शुरू किए हैं। तो सबसे पहला आप क्या काम क्या करते हैं स्टैटिस्टिक्स करने के लिए? सबसे पहले आप कलेक्शन करते हैं, डेटा का कलेक्शन करते हैं, मतलब गैदरिंग डेटा, कलेक्शन और गैदरिंग। जी, ये गैदर, सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? गैदरिंग ऑफ डेटा। ठीक है, दूसरा आप क्या करते हैं? अभी बताया था, दूसरा काम आप करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, डाटा करके लाए कलेक्ट, उसके बाद उसको क्लासिफाई कर दिया, या फिर इसको दूसरा कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन। हो गया ना, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तीसरा क्या काम इसका है? प्रेजेंटेशन। तीसरा काम क्या है इसका? प्रेजेंटेशन, लिख लीजिए। और चौथा काम क्या है? एनालाइज, एनालिसिस ऑफ डेटा। ये इसके फंक्शंस हैं, मतलब ये कैसे काम करता है, एनालिसिस ऑफ डेटा। और उसके बाद आप क्या करते हैं? कंक्लूजन या इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन। ठीक है, उसके बाद इसका क्या काम है? फोरकास्टिंग और पॉलिसी मेकिंग, फोरकास्टिंग और पॉलिसी मेकिंग। फोरकास्टिंग और अथवा पॉलिसी मेकिंग, मतलब सांख्यिकी ऐसे ही तो वर्क करता है ना। अब जैसे ये चीजें तुम्हें मिल गई, फंक्शन मिल गया, अब जैसे आंसर जब लिखते हैं ना तो अपने आप से एनालाइज करना होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन अब 12th वाला नहीं रहा, रटे परिभाषा लिख दिए नहीं, एग्जामिनर देखते हैं तुम क्या सीख रहे हो। अब इसको समझने के लिए इतनी चीजें हो गई, तो सबसे पहला हमने क्या बताया? कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा में कोई प्रॉब्लम? अच्छे से समझ गए ना कि डेटा को कलेक्ट करते हैं, स्टैटिक में वर्क करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? डेटा को कलेक्ट करते हैं। अगर हिंदी में लिखेंगे तो डेटा का संग्रह करते हैं। ठीक है, आंकड़ों का संग्रह करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? दूसरा काम क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, वर्गीकरण और संगठन। ना, क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, वर्गीकरण और संगठन। ठीक है, अब जैसे कैसे वर्गीकरण, कैसे मान लो देश की पॉपुलेशन है, लाए डेटा, उसके बाद आपने लिख दिया इतने मेल, इतने फीमेल, इतने चिल्ड्रन, मतलब बच्चे, पुरुष, महिला, इस तरीके से आपने क्लासिफाई कर दिया। दूसरा काम यही करेंगे ना, और ऑर्गेनाइज कर दिया, उसमें जैसे जितने भी पुरुष थे उनको ऑर्गेनाइज, संगठित कर दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिया। पहला काम हमारा हो गया कि हम लाए, दूसरा काम हमने उसको इकट्ठा करके बांट दिया अलग अलग में। ठीक, अब तीसरा हमारा क्या काम है कि हमने प्रेजेंट कर दिया कि हाँ ये लो, ऐसे ऐसे हमारी ये रिपोर्ट है, इतने पुरुष, इतने महिला, इतने। अब चौथा काम क्या है? उस डेटा को देखा अच्छे से कि अब क्या है, एनालाइज कर दिया। एनालाइज यही तो होता है ना, एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद आप क्या करेंगे? उसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, ये डेटा क्या बता रहा है।
ये डेटा क्या बता रहा है, एनालाइज कर लिया। उसके बाद आपने उस पर कंक्लूजन मतलब यानी कि निष्कर्ष बनाया, निष्कर्ष निकाला, व्याख्या करने के बाद निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष करने के बाद आपने पॉलिसी बना दी कि इस पॉलिसी को हम ऐसे बनाएंगे तो हमारी ये समस्या दूर हो जाएंगी। स्टैटिस्टिक्स इसके अलावा कैसे भी वर्क करता है? नहीं, यही वर्क करता है। डेटा लाओ, ऑर्गेनाइज करो, रिप्रेजेंट करो, एनालाइज करो, उसके बाद एक्सप्लेन करो, उसके बाद जो है पॉलिसी मेकिंग करो और समस्याओं का समाधान पाओ। ठीक, फंक्शंस हो गए, नेचर हो गए। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत कम उम्मीद है इससे आएगा, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? अगला क्या है? इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है इसका? इसका काम क्या क्या मतलब महत्व तो क्या है इसका? समझ गए? अब महत्व तो देखो, इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक्स। अब तुम बताओ स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स में क्या महत्व है? बताओ स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स में क्या महत्व है? और 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 बहुत अच्छा लगा कि आप लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, बस वही है, उन चीज़ों को बस बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो सब उसका जो तीन हेडिंग पड़ी तीनों का मतलब वही है। क्या काम है इसका? इसका काम जैसे टू मेजर डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स में अगर हमें डेवलपमेंट एंड ग्रोथ मापनी है तो हमें पता लग जाएगी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। मान लो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कम हुई है ज़्यादा हुई, पॉपुलेशन में डेवलपमेंट हुआ है या क्या हुआ है, कैसे हुआ है? तो टू मेजर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। उसके बाद टू मेजर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति। समझ गए ना? इन्फ्लेशन तो समझ रहे हैं ना? उसको वहां से छोड़ दो, रियल मतलब बहुत इजी शब्द ले आओ। टू मेजर पॉपुलेशन, टू मेजर पॉवर्टी। इस तरीके से इकोनॉमिक्स में इसका क्या क्या महत्व हो गया? टू मेजर द पॉवर्टी, टू मेजर एम्प्लॉयमेंट, टू मेजर डेवलपमेंट। ये इकोनॉमिक्स में इसका महत्व है। जैसे अब मैं तो एग्जाम्पल देखो, तो नेशनल इनकम इकोनॉमिक्स के थ्रू आता है, और नेशनल इनकम कैसे मापते हैं? स्टैटिस्टिक्स के थ्रू मापते हैं ना, डेटा कलेक्शन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेशनल इनकम हो गया, मान लो इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, चलो बोले छोड़ो इन्फ्लेशन, एम्पावरमेंट, हाँ एम्पावरमेंट, कितने लोग काम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट समझ रहे हैं ना, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग के पास गरीबी है, पॉवर्टी। तो ये इकोनॉमिक्स में ही तो आ रहा है ना। इसको आप कैसे कैसे ले जाएंगे ब्रीफ करके, वो आपके पास है। ठीक है, अच्छा गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्या मदद करता है स्टैटिस्टिक्स? इन गवर्नमेंट, अब तुम जो बोले थे यहाँ पे लिखोगे, गवर्नमेंट के लिए क्या करता है? पॉलिसी मेकिंग, बजट निकालना, ये सब गवर्नमेंट के थ्रू करता है। तो इसका इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट के लिए क्या है कि हम बजट प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। जनगणना एक शब्द है, सेंसस, वो करते हैं, तो गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स हमारे गवर्नमेंट के लिए इस तरह से हेल्प करता है। मेन चीज उसका वही है कि वो पॉलिसी मेकिंग करता है। ठीक है, अगर हम यही कहते हैं इन बिजनेस या इंडस्ट्री में कैसे हेल्प करता है? बोलो बोलो। मार्केट में डिमांड क्या है, मार्केट में सप्लाई क्या है, और अभी जो शेयर ऑफ मार्केट वगैरह ये सब, ये कहाँ पढ़ रहे हो? ये कहाँ हेल्प कर रहा है स्टैटिस्टिक्स? बिजनेस। समझ गए ना? ये प्राइस, प्राइस कॉस्ट कंट्रोल, ये भी तो उसी में आ रहा है ना। तो ये चीजें समझ गए? तीनों के कॉन्टेक्स्ट में आप लिख देंगे अच्छे से, कोई दिक्कत? बहुत इजी शब्दों में लिखना है। बिजनेस कहाँ होता है? मार्केट में, और मार्केट में जो जो होता है वो उसी के अंदर आएगा ना। अब कॉस्ट है, कॉस्ट,
तुमने परफेक्ट कंपटीशन नहीं पढ़ा होगा। परफेक्ट कंपटीशन का एक जैसे रूल है कि सारी मार्केट में बहुत सारे बायर सेलर्स होंगे। हाँ हाँ, प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में भी दिया गया है। तो वो जो प्राइस कैसे हो रहा है डिसाइड, कैसे नहीं हो रहा है, मोनोपोली में कैसे प्राइस हो रहा है, तो ये सब किस में आ रहा है? मार्केट में आ रहा है। मार्केट किस में आ रही है? बिजनेस में आ रही है या इंडस्ट्री में आ रही है। तो उस तरीके से हेल्प कर रहा है। ठीक। अच्छा, रिसर्च में मान लो, रिसर्च में सर्वे और रिपोर्ट प्रिपरेशन, फील्ड स्टडीज, आप फील्ड पे गए, स्टडी किए, ये सर उसमें ही तो आ रहा है रिसर्च में। रिसर्च के थ्रू एक दो दो कीवर्ड लिखते रहिए, इनसे आप आंसर बना देंगे। ठीक है। अच्छा, सोशल, सोशल में कैसे मदद करता है इन सोशल साइंस? पॉपुलेशन, इनइक्वालिटी, समझ गए ना? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, लिटरेसी, सॉरी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इसमें नहीं आएगा, वो इकोनॉमिक्स में आएगा। ठीक है। इनइक्वालिटी, कितनी असमानता है समाज में, कितनी असमानता है, इसको हम इकोनॉमिक्स से निकाल लें, और वो किस में आ रहा है? सोशल में। ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स हमारा सोशल में भी हेल्प कर रहा है। तो अगर आप जैसे एक बार में बोल तो इकोनॉमिक्स में क्या क्या मदद करता है? मेजर ग्रोथ, ग्रोथ नापने में, पॉवर्टी नापने में, इन्फ्लेशन मापने में, एम्प्लॉयमेंट मापने में, ये किस तरीके से हेल्प कर रहा है? ये इकोनॉमिक्स के थ्रू हेल्प कर रहा है। गवर्नमेंट के लिए सेंसस मतलब जनगणना, उसके अलावा बजट और वेलफेयर स्कीम्स यानी भाई पॉलिसी मेकिंग, उसमें हेल्प कर रहा है। बिजनेस में कैसे हो रहा है? डिमांड क्या है, कॉस्ट क्या है, सप्लाई क्या है, ठीक है, ट्रेड क्या है, उसमें उस तरीके से कर रहा है। ठीक। ट्रेंड क्या चल रहा है, कंज्यूमर ट्रेंड्स, ठीक है, फैशन क्या है, वो सब उसमें आ जाएगा। और रिसर्च में कैसे सैम्पलिंग हो गया या रिपोर्ट मेकिंग हो गया, फील्ड की रिपोर्ट हो गई, तो वो सब रिसर्च में आ जाएगा। सोशल में क्या आ जाएगा कि पॉपुलेशन नापनी है, लिटरेसी नापनी है, इनइक्वालिटी नापनी। हो गया? समझ गए ना? ठीक, क्लियर। इसके बाद अगला डेटा अगला आपका टॉपिक क्या है? इनमें कोई प्रॉब्लम? तीनों टॉपिक में सच बताना। ठीक। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है कि क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, डायग्रामेटिकल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है। तो इसको बहुत छोटे कॉन्सेप्ट से हम समझ सकते हैं। कैसे? जैसे तुम कहीं गए और तुमने डेटा का कलेक्शन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने डेटा का कलेक्शन किया, तुमने डेटा का कलेक्शन किया। अब डेटा का कलेक्शन यानी कि डेटा कलेक्शन को अगर हम एक शब्द में और कहें तो क्या कहें कि गैदरिंग इंफॉर्मेशन। डेटा कलेक्शन मतलब जो इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, उनको इकट्ठा करना। क्यों इकट्ठा करना? फॉर अ पर्पज। हो गया, यही तो होता है ना। कलेक्शन मतलब गैदरिंग इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्पज। अब ये गैदरिंग तुम कैसे करोगे? दो तरीके से कर सकते हो। एक तो डायरेक्ट सोर्स, एक डायरेक्ट सोर्स से और दूसरा एग्जिस्टिंग सोर्स से। ठीक है। हो गया। अब इसको कैसे? इसी को हम कहते हैं एक एग्जिस्टिंग। इसी को हम क्या कह देते हैं पता? इसको कह देते हैं प्राइमरी डेटा, इसको कहते हैं सेकेंडरी डेटा। डायरेक्टली मतलब तुम, हाँ 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 हाँ, बस बस यही होता है। ठीक है, कि हम जाएंगे प्राइमरी डेटा अपने आप कलेक्ट कर लेंगे उसको, तो वो हो गया हमारा प्राइमरी डेटा। हम खुद गए, हमने डेटा को कलेक्ट किया। उसके बाद दूसरा हमारा एग्जिस्टिंग मतलब कहीं से है। जैसे मान लो हमें हर जगह का अलग अलग पता है, जैसे प्रयागराज का पता है और हमें और जगह का करना है जो पॉपुलेशन कलेक्ट करनी। तो जो प्रयागराज की पॉपुलेशन का डेटा हमारे पास है उसको हमने ले लिया, तो ये किस में आएगा? एग्जिस्टिंग, ये पहले से था। और दूसरी जगह हमने जा जाके कर लिया तो वो किस में आएगा? प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। ठीक है। प्राइमरी डेटा मतलब कलेक्टेड फर्स्ट हैंड, अपने आप किया हुआ कलेक्शन, और सेकेंडरी डेटा मतलब कलेक्टेड फ्रॉम ऑलरेडी अवेलेबल सोर्स।
पहले से ही सोर्स हमारे पास थे और हमने डेटा को कलेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारा इसमें दिया है, टॉपिक दिया है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया। अगर मान लो ऐसे टॉपिक आए तो अब उसके बाद क्या करोगे? डेटा के बाद इसके बाद क्या करोगे? क्लासिफिकेशन, एनालाइज, हो गया। तो वही कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया। ठीक है, अच्छा इसके मेथड क्या है कलेक्शन करने के? कलेक्शन करने के मेथड क्या है? सबसे पहला मेथड तो आप यही करेंगे ना, सबसे पहला मेथड तो कलेक्शन करने के लिए क्या करेंगे? सर्वे करेंगे। दूसरा ऑब्जर्वेशन कर लेंगे कहीं से। ऑब्जर्वेशन मान लो यहीं क्लास में मैं कहूँ कि कितने लोग 5 फुट से ज़्यादा हैं हाइट में, हाइट का, तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि ये लगभग ये इतने लोग, अबाउट 60% या अबाउट इतने लोग हमारे हैं। तो ऑब्जर्वेशन से भी डेटा हो सकता है ना कलेक्ट। ऑब्जर्वेशन से कैसे मैं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ कि हाइट का अगर मैं करना है तो मैं कह दूंगा कि इनकी लगभग 6.5 है, इनकी 7 है, इनकी 5 है, इनकी 5.5 है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा, और एक तो सर्वे है। तीसरा ये है इंटरव्यू। इंटरव्यू से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू मतलब लोगों से जाके सीधे बात करना, लोगों से जाके सीधे बात करना और एक तरह के समाज को समझ लेना, एक तरीके की चीज़ों को अच्छे से समझ लेना। तो इंटरव्यू के थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। यही तो मेथड है ना डाटा कलेक्ट करने के। और दूसरा एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट मान लो पॉपुलेशन लास्ट ईयर के थ्रू इस बार बढ़ी है। ठीक है, और हमें पता लग गया है कि जो है एक्सपेरिमेंट करना है ना, तो पता लगा था कि लगभग इतने % बढ़ी है। ये आपके पास डेटा है कि लगभग 5% बढ़ी है और लास्ट ईयर का आपके पास है, तो आप उसी में एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं इस बार का कितना हुआ होगा लगभग। ये एक्सपेरिमेंट ही तो है। एक्सपेरिमेंट समझ नहीं आया कि एक्सपेरिमेंट से कैसे निकालेंगे? एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से लास्ट में क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है ना। एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकलता है। हमें मान लो रिजल्ट पता है, अभी से रिजल्ट पता है। हाँ, बस जैसे पता है का मतलब यह है कि आप लोग का एग्जाम अच्छा होगा, एग्जाम अच्छा होगा, ये हमें पता है। एग्जाम है और एग्जाम अच्छा होगा। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट हम ये करेंगे ना कि इसका मतलब तुम्हारा पेपर अच्छा गया, तभी तो अच्छा आया होगा। पेपर अच्छे गए तभी तो नंबर अच्छे आए। यही तो एक्सपेरिमेंट था कि पेपर अच्छे गए इसीलिए नंबर अच्छे आए। डेटा कलेक्शन का ये तो है माध्यम है। इसमें क्या होता है? टेस्टिंग एंड रिकॉर्डिंग रिजल्ट्स, टेस्टिंग एंड रिकॉर्डिंग रिजल्ट्स। रिजल्ट जो हैं, रिजल्ट पता है तुम्हें कि पेपर हमारे अच्छे जाएंगे, तो हमें पता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी हो गई। ये तो है, हुआ नहीं हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कैसा पेपर जाएगा, तुमको अच्छा जाएगा, इसका मतलब मैं क्या निकालूंगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। यही अगर मान लो क्लास के सेंस में मैं कह दूं कि 60% बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी हो, आ गए स्टेटिस्टिक्स में, तो डेटा हमने ऐसे पूछ लिया तुमसे और डेटा कलेक्ट कर लिया। तो ये एक्सपेरिमेंट किसके थ्रू होता है? रिजल्ट के थ्रू। इंटरव्यू डायरेक्ट बात करके, ऑब्जर्वेशन हम देख करके, और सर्वे मतलब सर्वे करना तो आप लोग अच्छे से समझते हैं, सर्वे के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया कलेक्शन, जो तुम्हारे सिलेबस का एक पार्ट लेगा कलेक्शन ऑफ डेटा। उसमें इनके माध्यम से आप कलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो क्वालिटेटिव मेथड से, एक क्वांटिटेटिव मेथड से। क्वालिटेटिव मतलब कोई डेटा लेके आए आप और उसको क्वालिफाई कर दिया कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये इस तरीके की, ये इस तरीके के। मान लो हमने कहा किसी लोग को कौन कौन से फल पसंद है, तो आपने निकाल लिया कि आम के आधार पर, और जो है मैंगो के कॉन्टेक्स्ट में, या जो है मतलब सेब,
मतलब एप्पल, बनाना यानी कि केला, इसके आधार पे वो कर दिया, वो क्या है, क्वालिटेटिव है। या गेम कि इतने लोग क्रिकेट खेल रहे, इतने लोग फुटबॉल खेल रहे, तो क्वालिटेटिव है ना, क्वालिटेटिव है। अगर मैं भाई संख्या के थ्रू बता दूं कि 50% सेब खाते हैं, 50% जो है आम खाते हैं, तो वो क्वांटिटेटिव हो गया। सीधा मतलब है, जो शब्द बता रहा है वही है। और स्टैटिस्टिक्स में इतना ये पढ़ना भी नहीं है, केवल बस सीधे सीधे ऊपर ऊपर का समझ लो। क्लासिफिकेशन हो गया। अब टेबुलेशन का मतलब उसको टेबल में बना दो। लाए डेटा मैंने कह दिया, इधर बना दो मैंगो, एप्पल, गुआवा, बनाना। 60 बच्चे थे, सॉरी मान लो 15 बच्चे थे, तो 3 6 9 2 11 4 15, इस तरीके से मान लो। ये टेबुलेशन हो गया डेट। बस क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन दोनों यही है। तुम्हें लगता है इससे प्रश्न आएगा? लगता है नहीं आएगा। और बाकी आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट पे, और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, और यही आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसको हेडिंग डालिए। वो उतना पार्ट था हमारा थ्योरी का और अपने दिमाग से एनालाइज करने का। उसको समझ गए ना? उसको अच्छे से समझ गए ना? कोई दिक्कत? ठीक है, अब दूसरा हमारा है डायग्राम, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक, अब डेटा को रिप्रेजेंटेशन मतलब उसको हम कैसे दिखाते हैं, आंकड़ों का निरूपण। हिंदी में अगर लिखो तो आंकड़ों का निरूपण। हिंदी में नहीं पढ़ पाओगे, निरूपण इतना नहीं पढ़ पाओगे हिंदी में। ठीक है, तो ये दो तरीके से होता है, ये लिख लो। एक होता है डायग्रामेटिकली, आरेखों द्वारा, डायग्रामेटिकली। यहाँ से अपना स्टेटिस्टिक्स का अच्छा पार्ट है, और यहीं से तुम्हें तैयार करना है। ठीक है, डायग्रामेटिकली। और दूसरा हमारा है न्यूमेरिकली। दूसरा है न्यूमेरिकली। हो गया, समझ में आ गया ना? तो देखो अब इसको समझ लो। जैसे जो डायग्रामेटिकली हमको करना है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, हिस्टोग्राम हो गया, पाई हो गया, बार हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें हम डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्रामेटिकली हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हिस्टोग्राम, बार, पाई, ओजाइव। आपके सिलेबस में यही चार दिए गए हैं। ठीक, और जो उस तरीके से न्यूमेरिकली, तो न्यूमेरिकली में तुम क्या पढ़ते हो, अगली यूनिट में आओ जस्ट इसके, मीन, मीडियन, क्वांटिटी। ठीक है, न्यूमेरिकल जिसमें हम क्वांटिटी बताए, जैसे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक टॉपिक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब जो सेंटर की वैल्यू है, जो हमारा डेटा है उसमें सेंटर में क्या है, उस सेंटर के चारों तरफ वेरी करती है हमारी वैल्यूज। तो वो न्यूमेरिकली है ना, वो हम न्यूमेरिकली निकाल रहे हैं ना, कि मिडिल वैल्यू क्या है, सेंटर में हमारे क्या ऐसी डिजिट है जिसके चारों ओर हमारी संख्याएं वेरी करती हैं। तो वो हम काय में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकली। सबसे पहला हमारा काम है डायग्रामेटिकल, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं चार चीजें। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, चार चीजें। ठीक है, नंबर एक, सबसे पहले हम क्या पढ़ें बताओ, सबसे पहले क्या पढ़ोगे, हिस्टोग्राम। सबसे पहले मान लो हिस्टोग्राम। अब हेडिंग डाल लो, देखो कितनी जल्दी सिलेबस अपना कवर करते हैं। ठीक, हिस्टोग्राम। यार को हिस्टोग्राम से पहले पढ़ लो एक बार वो, चलो ठीक है हिस्टोग्राम में पढ़ते हैं। ठीक है, आयत चित्र। हिस्टोग्राम को हिस्टोग्राम ही रखो तो ज्यादा अच्छा है, हिंदी में ना लाओ इतना। देखो मान लो
इसकी परिभाषा बाद में बनाएंगे, एग्जाम्पल लेते हैं ना। एक आप एग्जाम्पल ले लो, क्लास इंटरवल, ये हमारा है क्लास इंटरवल, ये हमारा है फ्रीक्वेंसी। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिस्टोग्राम। ठीक है, ये हमारा डेटा है, इस तरीके से डेटा दिया। इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 2, 4, 6, 3, 5, ये दिया। तो अब तुम क्या कहोगे? इसकी परिभाषा बनाओ। हिस्टोग्राम ऐसा डायग्रामेटिकल प्रेजेंट करने का एक तरीका है जिसमें हम क्लास इंटरवल और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के बीच एक ग्राफ बनाते हैं। परिभाषा कहीं बाहर से नहीं लानी है। अगर इस पे आए, अगर क्वेश्चन कैसे आएगा? या तो स्पेसिफिक एक क्वेश्चन देगा और कहेगा हिस्टोग्राम बनाओ, तो आप बना दोगे। या क्वेश्चन देगा कि लिखने वाला हो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैसे करोगे, तो उसमें आप करोगे कि हम एक हिस्टोग्राम के थ्रू करते हैं। तो हिस्टोग्राम के थ्रू कैसे करते हैं? इसमें हम एक क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के बीच जो है ग्राफ बनाते हैं। हिस्टोग्राम इज अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस डेटा। ठीक है, कंटिन्यूअस डेटा के बीच फ्रीक्वेंसी को दर्शाने का हिस्टोग्राम एक तरीका है। वर्ग अंतराल और उनकी लगातार फ्रीक्वेंसी को दर्शाने का एक तरीका आयतचित्र है। परिभाषा ऐसे बनाओ। ठीक, इसको बनाते कैसे हैं? ले आए, हो गया। ये एक्स एक्सिस, ठीक, ये वाई एक्सिस, हो गया। ये हो गया हमारा सेंटर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इधर हम दिखा देंगे जो बाई एक्सिस है, इधर हम दिखा देंगे फ्रीक्वेंसी। बाई एक्सिस पे आप क्या लोगे और एक्स एक्सिस पे क्या लोगे? क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। ठीक है, पहला क्लास इंटरवल हमारा क्या है? 0 से 10। इसको एक कॉन्सेप्ट यहां पे और क्लियर कर लो। ऐसे होता है ग्राफ में, ग्राफ में यही तो होता है, ये होता है ना ग्राफ में। डेटा आपको दो तरीके से मिलेगा, या तो सीधे 0 से स्टार्ट मिल जाएगा। मान लो अगर यही होता है कि 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, मतलब पहले जो 0 से गैप होता वो 15 का होता, फिर क्लास इंटरवल के बीच गैप होता 5 का। अब तुम कंफ्यूजन पड़ जाते, या तो तुम 3 छोड़ो, 0 से 5, 5, 10, 10 से 15, फिर 15 से 20। अगर मान लो यही आता 60 से 65, 65 70, तब कहीं से भी उठा सकते हैं ना। ये तो मान लो एग्जाम्पल लिया, 0 से मिल गया। तो अगर तुम्हें 0 से मिल जाए तब तो तुम सीधे कर दोगे, ठीक, कर दोगे। और इसको ऐसे, मतलब इस पे ऐसे पार्टिसिपेट करने, मैंने 10-10 का गैप ऐसे लिया है कि ये जो है ये बैरी करें, इसमें जो डिजिट दिया है उसको हम दिखा सकें। अब मान लो 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोगे तो 10 से 20 कहाँ जाएगा? कितना चौड़ा हो जाएगा? इसको अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो लिख देंगे ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज 10 यूनिट्स। एक जो सेंटीमीटर है वो किसके बराबर है? 10 के बराबर। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर 0 से ना हो तो प्रेजेंट तो कर लोगे ना, किसी को दिक्कत? अगर 0 से नहीं है तो ये जो पहला होता है डिब्बा, इसमें आप थोड़ा सा गैप लगा देंगे। जैसे मान लो ये लाइन बनानी है तो इसको बनाएंगे ऐसे, ठीक, और सीधे प्रेजेंट कर देंगे। ये गैप दिखाता है, ये गैप प्रेजेंट करता है कि वो जो पहले की जितनी भी डिजिट है वो इस गैप में आ गई। ठीक, लेकिन अब हमें बनाने की जरूरत नहीं है। आगे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना, कहीं भी मिलेगा, अब हमें बनाने की जरूरत नहीं है। 10 इधर फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इससे ऊपर, ठीक है, मतलब इधर भी सारी संख्याएं जो हैं वो आ जाए। अब मान लो इसमें कम ही थी, अगर ये होता 20, 40, 60, 30, 50
तो हम क्या करते, 1 सेंटीमीटर को 10 के बराबर ले लेते। समझ गए ना। अब बनाएंगे हम अपना हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए पहला देखो, 0 से 10 के बीच कितना है फ्रीक्वेंसी, तो हम 0 से उठाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे। और 10 से उठाएंगे कहाँ तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे। जाएंगे 0 से उठाएंगे, 0 से 10 के बीच 2 है ना, तो 0 से उठाएंगे 10 तक ले जाएंगे, 2 तक ले जाएंगे सॉरी, 10 से उठाएंगे 2 तक ले जाएंगे, इसको मिला दें। क्लियर, समझ गए ना। ये हमारा हो गया एक गैप। दूसरा 10 से 20 4 तक, तो 10 से उठाएंगे 4 तक ले जाएंगे, 20 से उठाएंगे 4 तक ले जाएंगे, बन जाए। पढ़ चुके हैं ना ये लोग, आप लोग ये पढ़ चुके हैं ना, आप पढ़ा है आपने, ये आपने पढ़ा है। अच्छा, समझ आ रहा है ना। अब 20 से 30 बनाएंगे तो 20 को 6 तक ले जाएंगे और 30 को भी 6 तक ले जाएंगे। समझ गए, ऐसे पूरा उठाएंगे मिला देंगे। 30 से 40 3, 40 से 50 5। ठीक, क्लियर। ये कौन सा है डायग्राम, समझ गए, यही इतना ही है। इसकी परिभाषा समझ आ गई। तो ये होगा था हमारा हिस्टोग्राम। अगर मान लो हमें बनाना है पाई, अगर मान लो अब हमें क्या बनाना है, सॉरी हिस्टोग्राम हो गया, पहले हिस्टोग्राम से पहले बार समझ लो, बार डायग्राम। हिस्टोग्राम के बाद हम लोग पढ़ेंगे बार डायग्राम, ठीक है। बार डायग्राम का कोई एग्जाम्पल देखो, मैं सीधा बता दूं बार डायग्राम, हाँ ठीक है। बार डायग्राम मान लो हमने ले लिया ए बी सी डी ई, ठीक। बार डायग्राम है और ए बी सी डी कोई चीज़ है, मान लो ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बनाना है, और बदल लो, जी फॉर ग्रेप्स कर लो, और क्या होता है फल, क्या होता है, क्या होता है, स्ट्रॉबेरी ले लो, गुआवा ले लो, ठीक। ये तुम्हारे फ्रूट समान। और इसमें तुम्हें क्लास में कितने लोगों को क्या क्या पसंद है ऐसा कोई डेटा दिया रहेगा। इसको मान लो 4 3 2 5 1, इस तरीके से आपको डेटा दिया है। अगर क्लास इंटरवल के थ्रू आपको बनाया तो आप हिस्टोग्राम तो बना देंगे ना क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी से। अब इसको आपको बनाना है बार डायग्राम, तो सेम वो भी ऐसे ही बनाएंगे हम। यहां से लेंगे, ले लिया, मान लो, छोड़ो ठीक है, इसको ले लिया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। हमने कहा इधर प्रेजेंट करेंगे ए, तो हमने इसको ए कर दिया, ए प्रेजेंट कर दिया, ठीक। फिर बी, इसको बनाते समय याद रखना बीच में एक गैप छोड़ते जाना, बीच में एक एक गैप छोड़ते जाना, मतलब जो ऊपर लिखो तो लिख देना कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कोई स्पेसिफिक जो चीज़ दी रहा है, ठीक है। इसको बनाते समय अब इसको ऐसे ही, इधर फ्रीक्वेंसी है हमारी, ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4 5 6 7। अब तुम बनाओ ए मतलब 4, अब तुम कहोगे ए है, अब इसमें कैसे उठाएं, तो इसका आधा इधर से और आधा इधर से, दोनों तरफ से कहीं पे मान लो ए आपने नोट किया, उसका आधा आधा उठाएंगे, वो कहां तक ले जाएंगे, 4 तक। ये हमारा हो गया ए। अब बी, अब देखो बीच में एक पूरा डिब्बा छोड़ देंगे आप, उसके बाद बी को यहां से उठाएं, क्योंकि इसका आधा ये, इसका आधा ये, बी कहां तक जाएगा 3 तक। आपको कुछ अंतर दिखने लगा होगा। जी, जी का मतलब, जी का मतलब 2, उसके बाद क्या है एस, एस का मतलब 5, ये ऐसे देख लो, ठीक, लगभग आ रहा है।
इतना कोई वो जरूरी थोड़ी है, समझ तो आ रहा है ना। ये यहाँ पे मिलाया, फिर कितना था, एक था ना। जी, क्या हो गया है यार, ये है जी। देखो इसमें तुम्हें फर्क दिख गया होगा, मतलब इसमें क्या फर्क, मेन चीज ये है कि सबके बीच में गैप होता है, सबके बीच में गैप बनता सेम वैसे ही है, लेकिन सबके बीच में गैप होता है, एक एक का, दो दो का, आप अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, बार डायग्राम। बनाने को आएगा, बना दोगे ना आराम से, रिप्रेजेंट करोगे नीचे, उसके आगे पीछे दोनों को लेके बना दोगे। ये हो गया हमारा बार डायग्राम। अब तीसरा हमारा होता है पाई। तीसरा क्या होता है, पाई। पाई के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। पाई, मान लो ये स्पोर्ट्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, ठीक है। 10, 5, 5, 10, 10 ऐसे हमें दिया गया है। फिर से लिखते हैं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, 10, 5, 5, 10। मतलब समझ रहे हैं इसका, कि क्लास हमें कोई डेटा दिया गया है कि एक स्पोर्ट, स्पोर्ट मतलब ऐसे बच्चे 10 हैं, जो क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों में 10 बच्चे हमारे फुटबॉल खेलते हैं, 5 हमारे हॉकी खेलते हैं, 5 क्रिकेट खेलते हैं, 10 बैडमिंटन खेलते हैं, 10 बास्केट। अब हम कह रहे हैं इस डाटा को रिप्रेजेंट करो, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ ही रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, समझ गए ना। तो इसको हमें अब करना है पाई चार्ट के, इसको आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बार से, बार डायग्राम से कर सकते हैं ना, अभी पढ़े थे। तो ये होगा, इसको हम पाई से करेंगे। तो पाई से हमें करने के लिए, पाई मतलब एक ये होता है सर्कल का, पाई चार्ट हमारा होता है एक सर्कल चार्ट। और सर्कल में आप कैसे दिखाओगे 10, 5, 5, जब हम इन संख्याओं को एंगल में बदल लें, क्योंकि हमारे ये कितने का होता है, 360 का, 360 का होता है। तो अगर हम इनकी डिग्री निकाल लें, डिग्री निकाल लें, तो हम बना सकते हैं। अब वो कैसे निकलती है, डिग्री का फार्मूला है, लिख लेना चाहे, डिग्री का फार्मूला है गिवन डेटा अपॉन टोटल डेटा मल्टीप्लाई 360, ठीक। और अगर ऐसे ना निकालो तो पता कैसे निकलेगा, पहले इससे परसेंटेज निकालो कि कितने परसेंट बच्चे खेलते हैं। अगर मान लो इससे निकालूं तो ये आएगा 25% आएगा, लेकिन वो ठीक है, वो मेथड लंबा हो जाएगा। सीधे फार्मूला कि गिवन डेटा बटे टोटल डेटा मल्टीप्लाई 360। अब हमें मान लो फुटबॉल का निकालना है, तो फुटबॉल का गिवन डेटा कितना है, टोटल डेटा कितना है। अब ये तो सॉल्व कर लोगे ना, इतनी तो उम्मीद रखता हूँ, ये इसको भी ना आता हो तो बताओ। तो 10 चौक 40, 4 नेम आ गया। तो डिग्री हमारी कितनी निकल के आई, 90, 90 आया था ना, तो ये हमारा हो गया 90। ऐसे ही करके आप सबका डिग्री निकाल लेंगे, ठीक। अब हमारे पास डेटा बड़ा अच्छा है कि हमें निकालेंगे नहीं, लेकिन हमें ऐसे ही पता लग जाएगा। जितने भी 10 वाले हैं सबका कितना आएगा, और जब 10 का आधा 5, 10 की डिग्री 90, तो 5 की डिग्री, हमारे पास डेटा इजी था ना, तो ये आ गया 45, ये आ गया, ठीक, निकल लिए। उसको परसेंटेज से निकालने का मन वो सीखना है या सीधा यही सही है, सबसे अच्छा यही है, ठीक है। उसको पहले आप निकालोगे परसेंटेज की, परसेंटेज वाले से कि गिवन डेटा बटे टोटल डेटा मल्टीप्लाई 100, तो आपका आएगा परसेंटेज। और फिर परसेंटेज को आप बदलोगे, जितनी परसेंटेज आई मल्टीप्लाई 60, मतलब
अपॉन 60 मल्टीप्लाई 360, तब डिग्री निकलेगी। तो उससे अच्छा हम क्या करें, उससे अच्छा हम करेंगे कि सबसे पहले हम डिग्री ही निकालेंगे। ठीक, अब हो गया। अब आप क्या करो, इसके सेंटर से कहीं पे भी एक लाइन खींच लो। ठीक, और उस लाइन से चांदे से बना दो 90 डिग्री। मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, ये है फुटबॉल। बस हो गया रिप्रेजेंट। अब मान लो 45 डिग्री, ये मान लेंगे हम 45 डिग्री, इसको चांदे से बनाएंगे ना, और ये हो गया हॉकी। मान लो फिर 45 है तो ये हमारा 45 डिग्री, और ये हमारा क्रिकेट। फिर 90 90 है तो ये 90 90, और क्या होगा, ये बैडमिंटन का, ये बास्केटबॉल का। हमने कर दिया प्रेजेंट। समझ गए? कहीं दिक्कत पाई में? हिस्टोग्राम पाई बार दिक्कत? हाँ, बार, बार में क्या निकालना है, यूनिट एंड, अच्छा हाँ, चलो एक एग्जाम्पल से मान लो इसी को सेट करना है। ये तुम्हारा दिया है, ठीक है। इस पे आप नीचे लिख देंगे डेटा, या जैसे इसमें डेटा में क्या था, स्पोर्ट्स। ठीक, इस पे आप आओ स्पोर्ट्स, इस पे आप आओ फ्रीक्वेंसी, इसको लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लिए। ठीक, अब ये बताओ, जब संख्या रहेगी तब तो आप मानोगे, जब नाम दिया रहेगा तब नहीं मानोगे ना। तो आप सीधा यहीं पे पहले सबसे मान लो हॉकी, ठीक, और हॉकी का दो बना, करो ही काम ऐसे पहले से ही कि हमें गलती आगे ना करना पड़े। फिर हम आए क्रिकेट, और क्रिकेट को हमने यहाँ से उठाया, बस रिप्रेजेंट ऐसे कर दो, मत लिखो। लिखना उसमें जरूरी हो जाता है जब यहाँ पे एक से ज्यादा का गैप हो और डिजिट हो, एक से ज्यादा का गैप हो और डिजिट हो। जैसे अभी हम आपको दिखाएंगे, जब लास्ट अभी ओजाइब पढ़ने जा रहे हैं ना, ओजाइब तक। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत? मतलब आपने क्या क्या पढ़ लिया, स्टैटिस्टिक्स का नेचर पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ लिया, फिर उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, टेबुलेशन भी पढ़ लिया, उसके बाद डायग्रामेटिकल एंड रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हिस्टोग्राम, बार और पाई पढ़ लिया है। अब बचा है ओजाइब, और इसमें अपना दिमाग खोल के बैठो। ठीक, ये सबसे हार्ड है। ओजाइब का दूसरा नाम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। संचयी बारंबारता वक्र। ठीक, इसमें आपको डेटा दिया है, मान लो क्लास इंटरवल। इसमें कुछ पॉइंट बहुत अच्छे से याद करना, उम्मीद है मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा ओजाई भी पूछेगा। ठीक है, ठीक, समझ गए? वो क्लास इंटरवल दिया है, ये फ्रीक्वेंसी दी है 5 8 7 12। अब हम आपसे कह रहे हैं कि इस डेटा को आप ओजाइव की सहायता से रिप्रेजेंट करो। अगर हम कहते हैं डेटा रिप्रेजेंट करो तो तुम कैसे कर दोगे, हिस्टोग्राम से कर दोगे? कर दोगे ना। हम कहते हैं कि ओजाइव से करो, ओजाइव के लिए मान लो पढ़ रहे हैं। लिख लिए, नोट कर लिए? आप बिल्कुल एकदम पूरा, जब तक क्वेश्चन ना हो जाए ध्यान देते रहे। इससे आप सबसे पहले बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ, क्यूमुलेटिव। उसका दूसरा नाम है लेस देन ओजाइव, या इसको आप बनाएंगे लेस देन ओजाइव। ठीक, कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन, पहले की फ्रीक्वेंसी उठाई तो 5 का 5,
हो गया, पहली बन गई। अब आए दूसरी में, तो दूसरी के ऊपर के सब जोड़ दो, 8 + 5। पहला सीधा पहले का पहला, क्योंकि इससे ऊपर कोई संख्या नहीं है। 8 है, 8 से ऊपर है ना संख्या, तो 8 से ऊपर कितना है, तो 8 और 5 को जोड़ दो, तो 8 5। अब आओ तीसरे पे, तो क्या है 7, और 7 के ऊपर क्या है, 8 के ऊपर क्या है, मतलब जितने भी हैं ऊपर की सबको जोड़ दो, तो 7 8 15 5 20। अब चौथे का मुझे बताना ना पड़े कि कितना आएगा, कॉन्सेप्ट बता दो, मैं संख्या नहीं पूछ रहा हूं। चौथे पे ऊपर के सब जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो 32 आ जाएगा। 12 7 19 8, 27 5 32, ठीक है। अब ऐसे ही 28 पे आएंगे, तो 28 से ऊपर का सब जोड़ देंगे, 60। इससे ऊपर आएंगे तो सब जोड़ेंगे, 80। फिर 10 पे आए तो 10 से ऊपर के सब जोड़ दिए, 10 को भी जोड़ के 90। फिर लास्ट में है सबको जोड़ दिए, लास्ट में सबको जोड़ दिए तो आए 100। ये बन गया CF, ये बन गया CF। नहीं समझ आया, वो ठीक है, इसमें फंसोगे नहीं। एक तरीका ये है कि जहां पे हो उससे ऊपर के सब जोड़ते जाओ, उसको भी जोड़ लो, ठीक। दूसरा तरीका ये है कि 5 को 5 तो लिख दिया, फिर 5 के आगे, 5 को आगे वाली संख्या को जोड़ दो, 5 8 13, फिर 13 को इसमें जोड़ दो, 7 में तो 20। कर वही रहे हैं कि इन दोनों का जोड़ 13 है, 13 में इसको जोड़ दिया, फिर 20 आया, 20 का मतलब इन तीनों का जोड़ 20 है, तो 20 में अगर हम 12 जोड़ दे 32 आएगा। और यहाँ पे अगर हम कहते कि 12 पे और 12 से ऊपर सब जोड़ दो, चीज तो वही है ना, समझ गए कि सीधे लिखो और उसको इसमें जोड़ो। 5 और 8 13, 13 लिख दिया, फिर 13 और 7 20, 20 और 12 32, 32 और 28 60। ऐसे करके आप जोड़ते चले जाओ। या फिर सबसे अच्छा कुछ ना समझ आए तो जहां पे आए उसके ऊपर के सब जोड़ने, 5 के ऊपर सब जोड़ने तो 5, 8 के ऊपर सब जोड़ने 8 5 13, 7 के ऊपर सब जोड़ने सब, ठीक। अब सेम यही काम दूसरा CF हो गया, और एक टेबल आपको बनानी है मोर देन CF, मोर देन CF। अब इसका दूसरा नाम क्या होगा, मोर देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव, समझिएगा। अब वो काम कर रहे हैं हम ऊपर, अब ये काम क्या करेंगे हम, लेकिन ये ध्यान रखना कि लेस देन में ऊपर से करते हैं या CF में ऊपर, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में याद कर लेना। CF में ऊपर से, लेस देन में ऊपर से, मोर देन में नीचे से। तो नीचे के नीचे इस बार जोड़ने, तो सबसे पहले नीचे क्या है, अब इससे ऊपर उठे तो 10 है और इससे ऊपर 10 है, यहां पे लिखना है ना, तो इसके नीचे के सब जोड़ लो, तो 10 10 20। अब आए तीसरे पे, तो तीसरे के नीचे के सब जोड़ लो, फिर और इससे ऊपर आए, इससे ऊपर के नीचे के सब जोड़ लो, मतलब इससे बढ़ेंगे और ऊपर को और जोड़ेंगे नीचे के। समझ आ गया ना, चारों लोग को समझ आया, आपको आपको नहीं आया, अच्छा दिख नहीं रहा है, ठीक है, आप लोग को दिख रहा है ना, तो नीचे का ठीक है, 10 10 का 10 लिख दिया, फिर हम इससे ऊपर उठे तो 10 और है, अब इसके नीचे के सब जोड़ दो, तो 10 और 10 इससे ऊपर है, 20 10 30 10 इससे ऊपर है, 10 10 20 20 40 और 28 40 एंड 28। ऐसे करके आप नीचे आएंगे, इसको जोड़ेंगे 68, 68 से ऊपर यहाँ पे आएंगे तो इन सबको जोड़ेंगे, वो आएगा 87। इससे ऊपर आएंगे तो कितना आएगा 90, एक मिनट सॉरी 80 आएगा ना, 68 और 80, 80 आएगा जोड़ के, 80 आया, यहां तक जोड़ लिया है ना। अब इसके ऊपर आएंगे तो इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल जोड़ आएगा 87। इन सबको फिर से जोड़ो, 10 20 ये यहां तक, तो आएगा आपका 95।
और इन सबको पूरा जोड़ेंगे तो आएगा। ठीक, इतना आप अच्छे से समझ जाइए। समझ गए ना? ओजाई बहुत अच्छे से सीख लो क्योंकि ये बहुत काम आएगा। ये दोनों बनाना सीख गए। अब एक कॉन्सेप्ट याद करो, कॉन्सेप्ट अभी रहने दो, चलो आ जाओ। अब हमें करना है रिप्रेजेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा वाई अक्ष हो गया। क्लियर? कोई समस्या नहीं? ठीक, क्लास इंटरवल हमारे 0 से शुरू है तब कोई समस्या, 0 से नहीं होता तब क्या करेंगे पता ही है। ठीक, अस्सी तक है। हो गया इतना? क्लियर? कोई समस्या नहीं ना? ठीक, इतना हो गया। और इस तरफ अब हम जो प्रेजेंट करेंगे, इस तरफ हम प्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। और इस बार हमारी फ्रीक्वेंसी में 5 भी है, 13 भी है, 32 भी है, 68 भी है, 90 भी है, 95 भी है। इनको करना है सी एफ और मोर देन सी एफ, इनको प्रेजेंट करना है। तो अब हमें पड़ेगी ज़रूरत, क्योंकि 100 एक पे एक लेंगे तो 100 बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो ना? एक पे एक लेंगे, कभी देखा वो ग्राफ देखा होगा तो ग्राफ में एक एक सेंटीमीटर का एक खाना होता है। अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट ले लेंगे तो हमारा बहुत लंबा जाएगा, ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा और उसमें नहीं है। तो हम 100 संख्या करें जिसमें 97 भी आ जाए, 87 भी आ जाए, 32 भी आ जाए। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस पे रिप्रेजेंट करना है। तो मान लेते हैं कि हम 10 ठीक, लेकिन एक चीज याद रखो, जो ग्राफ का 1 सेंटीमीटर होता है उस सेंटीमीटर पे भी 10 लाइन ऐसे होती हैं, मिली वाली। ठीक है, मिलीमीटर वाली। समझ गया? 10 ये होता है एक एक मिलीमीटर का। समझ गए? 1 सेंटीमीटर को भी 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम इसको 10 के बराबर ले लेंगे, अगर मान लो हमें 83 दिखाना है, ये मान लो है 80 से 90 के बीच हमने माना है और हमें 83 दिखाना है, तो हम 1 2 3 यहाँ पे दिखाएंगे ना, 83 दिखाएंगे ना। क्लियर? समझ गए ना? तो अब हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि हमारी सारी संख्याएं अब हमें मिल जाएंगी। अब करना है कंसेप्ट याद। जो आपको सी एफ है या लेस देन ओजाइव है उसको आपको दिखाना है अपर लिमिट पे। अपर लिमिट, अब तुम कहोगे अपर लिमिट क्या होता है? तो क्लास इंटरवल जो होता है ना, उसमें जो शुरुआत जहां से होती है वो होता है लोअर लिमिट और जहां पे एंड होता है वो होता है अपर लिमिट। क्लियर? ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अब लेस देन ओजाइव को आप किस पे दिखाएंगे? अपर लिमिट पे। और मोर देन ओजाइव को आप दिखाएंगे लोअर लिमिट। कंसेप्ट क्लियर? अब कैसे दिखाएंगे? हमने कह दिया अपर लिमिट, तो इसका मतलब 10 पे दिखाएंगे 5 को, 20 पे दिखाएंगे 13 को, 30 पे दिखाएंगे 20 को, 40 पे दिखाएंगे 32 को। क्लियर हो रहा है ना? समझ रहे हो ना? अपर लिमिट पे अब दिखाओ। अब तुम बताओ 10 पे किसको दिखाओगे? 10 पे दिखाएंगे हम 5 को। ये 10 है और ये हमारा 5 है, ये 10 के बीच मान लेते हैं, कहीं 5 होगा ना, 10 के बीच ही तो 5 होगा, 5। अब वो ग्राफ होता तो बहुत क्लियर बनता, अब ये रफ बन रहा है। ठीक, फिर आ जाओ 20 पे, मतलब अपर लिमिट पे दिखाएंगे 13 को, 20 पे 13 को। ये 20 है और 10 और 20 के बीच ही 13 होगा, मान लेते हैं ये। ठीक, 30 पे दिखाएंगे 20 को, ये 30 है, 30 पे हम दिखा रहे 20 को। ठीक, बोल दो आगे, कोई लोग के पास लिखा है? 40 पे 32, 50 पे 60, 40 पे 32, 50 पे 60, 40 पे 32 मतलब 30 से ऊपर होगा ना कहीं,
30 से ऊपर होगा ना तो 40 ये गया, उधर 32 आए तो ये एक ही मान लो 32 आए, मतलब 40 पे 32, समझ रहे हो ना। 50 पे 60 तो 50 और ये आएगा 60, ये मान लो हमारा, ठीक है, ले लेते हैं इसको। उसके बाद 60 पे 80, 70 पे 90, 60 पे मान लो हम ये पहुंच गए 80, 70 पे पहुंच गए हम 90, सीधे जा रहा है ना, 80 पे पहुंच गए 100, सही गया है ना। ठीक, वो तो समझ गए, सीख तो गए हो ना। अब इनको हम देंगे मिला, मिला दिया और ये हो गया सी एफ। क्लियर। सेम क्या करेंगे, लोअर लिमिट पे दिखाएंगे मोर देन सी एफ। तो 0 पे दिखाओगे 100, 10 पे दिखाओगे 95, 20 पे दिखाओगे 87। समझ आ रहा कैसे बोल रहा हूं। इस बार हम लोअर लिमिट, उसको बनाते समय लोअर लिमिट, तो 0 पे क्या दिखाएंगे, 0 पे आप दिखाएंगे 100, ये 0 है, 0 पे ये हो गया 100, पीछे 10 पे दिखाएंगे 95, 20 पे दिखाएंगे 87, 10 पे आए दिखाया हमने 95, 20 पे आए हमने दिखाया 87। समझ रहे हो हम कैसे बना रहे हैं, ये आइडिया लेके एक बना रहे हैं, ठीक है। 30 पे 80, 40 पे 68, 30 पे आ गए 80 बना दिया, 40 पे 68, हो सकता है थोड़ा सा गलत हो रहा हो, लेकिन समझ तो आ रहा है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट गलत नहीं है। 40 पे 68, 50 पे 40, 60 पे 20, 50 पे 40, 60 पे 20, 70 पे 10, 70 पे 10, ठीक हो गया। अब इसमें भी वही काम, जरूरी नहीं इसको काटो मिलाओ सेंटर पर, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। मन हो तो मिला दो वरना छोड़ दो। हो गया क्लियर। ये कौन सा वक्र हो गया, ये कौन सा वक्र हो गया, ओजाइब। इसको हम क्या कहते हैं, ओजाइब, ये होता है ओजाइब। अब तुमने पढ़ लिया रिप्रेजेंटेशन चारों, अब एक चीज और पढ़ लो, अगर कभी आता है, वैसे आएगा ओजाइब से, ठीक है वो कॉन्सेप्ट अभी रहने दो। कलेक्शन पढ़ा था, उसके बाद आपने ये पढ़ा था हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के बाद बार, बार के बाद पाई, पाई के बाद ओजाइब। ठीक, कोई दिक्कत आ रही है, समझ आ रहा है ना। पाई चार्ट जो हमारा बनता है, मान लो ये तुम्हारे पास डेटा था, ठीक, पाई चार्ट कि क्लास में 40 बच्चे थे, 40 बच्चों में 50, 10 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 5 हॉकी, 5 क्रिकेट, 10 बैडमिंटन, 10 बास्केट खेलते हैं। अब पाई चार्ट बनता है चूंकि एक सर्कल में, सर्कल चार्ट होता है पाई चार्ट। अब 10 सर्कल में 10 कैसे दिखाओगे, 5 कैसे दिखाओगे, नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। सर्कल पूरा कितने का होता है, 360 का। तो अगर हम इन संख्याओं को एंगल में कन्वर्ट कर लें तो हम बना देंगे ना, एंगल में कन्वर्ट कर लें तो हम बना देंगे। हमने संख्याओं को एंगल में कन्वर्ट किया, एंगल में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या था, गिवन डेटा बटे टोटल डेटा, गिवन डेटा बटे टोटल डेटा मल्टीप्लाई 360, ये फार्मूला। इस फार्मूला से हमने क्या किया, एंगल निकाल लिया। और तुम जोड़ो, इन सब का जोड़ 360 ही आएगा, क्योंकि यहां पे हम किससे गुणा कर रहे हैं, क्योंकि हम सर्किल को पार्ट में बांट रहे हैं कि इसमें 10 संख्याएं, कितने पार्ट में 10 संख्याओं को हम रिप्रेजेंट करेंगे अगर हमारी टोटल 40 हैं। यहां से सबसे पहले डिग्री निकालो, डिग्री का टोटल 360 होगा, तो कहीं पे भी एक लाइन खींचो और फिर ये डिग्री बनाते जाओ चांदा से, ठीक है, बना दोगे। अब मान लो ये 90 का था, या 90 डिग्री यानी कि 10, यानी कि फुटबॉल, फुटबॉल दिखा दो। क्लियर। अब कोई समस्या किसी और को,
ठीक, ये तुम्हारी पहली यूनिट का आधा पार्ट खत्म हो गया। कहाँ पे चल रहा है सिलेबस? क्लास में यही पे चल रहा है, ये पढ़ा दिया, इससे आगे भी हो गए। आगे है तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, चलो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमारा, उसमें मेजरमेंट का, मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तुमने क्या पढ़ा? मतलब डायग्राम से पढ़ा या न्यूमेरिकल से पढ़ा? अभी मैंने दो तरीके से रिप्रेजेंट करने के तरीके बताए थे, तो आपने डायग्रामेटिकल पढ़ा है। मैंने कहा डाटा को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, डायग्राम से और न्यूमेरिकल से। तो डायग्राम से क्या पढ़े हम? डायग्राम, चारों में डायग्राम बनाया, तो ये चारों कौन से तरीके हो गए? डायग्रामेटिकल। अब हम क्या पढ़ेंगे? तो मेजरमेंट के तरीके, मतलब ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट, ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट। इसमें भी कहीं ना कहीं मेजर ही कर रहे थे चीज़ों को, यहाँ पे भी मेजरमेंट। अब हम न्यूमेरिकली पढ़ रहे हैं। तो मेजरमेंट के तरीके होते हैं 3, इसको आप लोग देख लीजिए। मेजरमेंट के तरीके होते हैं 3, इसको बना लीजिए। पहला होता है मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। दूसरा होता है मेजरमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। तीसरा होता है मेजरमेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। मेजरमेंट के तरीके कितने होते हैं? 3। पहले का नाम मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट, सेकंड मेजरमेंट ऑफ सेकंड, मेजरमेंट ऑफ थर्ड। इसका क्या है? इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम करते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये सिलेबस में वर्ड्स लिखे हुए हैं, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग को अभी जल्दी जल्दी पढ़ना है, ठीक है, तो बहुत शॉर्टकट पढ़ेंगे। सिलेबस में है लिखा हुआ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। और इसमें हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ठीक, ये है तुम्हारी सेकेंड यूनिट के दोनों पार्ट। सेकेंड यूनिट के दोनों पार्ट है ना? अगर सिलेबस देखा होगा तो इसको अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, सबसे पहला हमारा है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। समझ गए? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आप सुनो, बना लो, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है उसमें शब्द है कि सेंटर, एक शब्द है सेंटर। तो तुम्हारा जो डेटा दिया हुआ है उसमें ऐसा कौन सा सेंटर में डेटा आएगा जिसके चारों तरफ संख्याएं वेरी करेंगी। तो हम सेंट्रल टेंडेंसी क्यों पढ़ते हैं? फॉर स्टडी करने के लिए द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन किए हैं उनकी वैल्यूज की स्टडी करने के लिए अराउंड विच मोस्ट ऑफ द वैल्यूज एग्जिस्ट। मतलब एक ऐसी संख्या निकालने के लिए, सेंटर की एक ऐसी चीज निकालने के लिए जिसके चारों तरफ हमारे आंकड़े, मतलब जो तुमने डेटा कलेक्शन किया है वो उसी की तरह रहे। जैसे मान लो एक लोग 14 साल का है यहाँ पे, एक लोग 16 साल के, एक लोग 20 साल के, एक लोग 22 साल के। तो हम इन चारों में से एक ऐसी संख्या बताएंगे जिसके चारों तरफ बराबर दूरी, मतलब जिसके आसपास ये चारों रहें। समझ गए ना? जैसे तुम सब लोग यहाँ पे 18 के हो, एक व्यक्ति यहाँ पे 60 का बैठ के आ जाए, 60 का आ जाए, तो हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जिसके करीब में 18 भी हो, जिसके करीब में 60 भी हो। तो भाई हम बताएंगे 30, अराउंड 35 बताएंगे। तो उसके करीब 18 भी आ रहा है, उसके करीब उधर 60 भी आ रहा है। मतलब सेंटर की वैल्यू निकालने के लिए, एक सेंटर की ऐसी वैल्यू निकालने के लिए जिसके चारों तरफ हमारे आंकड़े की बची हुई सारी वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, उसके लिए हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ
सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक, अब वो क्या क्या, सेंट्रल टेंडेंसी में या तो आप निकालोगे मैथमेटिकल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज कोई संख्या निकाल दोगे, ठीक है, सीधे कोई संख्या निकाल दी, मैथमेटिकल हो गया, मैथमेटिकल मतलब संख्या। दूसरा पोजिशनल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज, टेंडेंसी के अंतर्गत। पोजिशनल एवरेज मतलब जो है यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं तो हम एक जगह निकाल दें कि ये जो यहाँ पे जगह है इसके चारों तरफ आप लोग हो, इसके चारों तरफ आप लोग हो, तो ये हो गया पोजिशनल एवरेज। जैसे जो मीडियन होता है, मेन मीडियन सॉरी मोड होता है, मोड में गिवन डेटा में ही एक वैल्यू निकालते हैं, उसके चारों तरफ चीज़ें वेरी करते हैं, तो वो हो गया पोजिशनल एवरेज। एंड थर्ड वन इज अदर एवरेज। ठीक, तो इसमें अब इसके बहुत क्लियर, सेंट्रल टेंडेंसी में ये पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं मीन, मीन हिंदी में बोलते हैं मान, मतलब मैथमेटिकल एवरेज में हम क्या निकालते हैं, माध्य निकालना सीखते हैं। पोजिशनल एवरेज में हम क्या निकालना सीखते हैं, मीडियन एंड मोड, माध्यिका और बहुलक। और लास्ट में इसमें जो आता है मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज, कंपोजिट एवरेज, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं। तो आपको पढ़ने हैं दो चीजें, मेन एवरेज और जो है पोजिशनल एवरेज, मतलब मेन, मीडियन, मोड। ठीक, अब तुम अच्छे से समझ गए होगे कि सिलेबस कैसे बट रहा है। मेजरमेंट के तीन तरीके, ऑर्डर, तीन ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसमें कैसे सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, करसो, ये हमारे सेकंड, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब पहले को है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में हम एवरेज निकालते हैं ना, मतलब एवरेज मतलब बीच की वैल्यू, सेंटर की वैल्यू। अब सेंटर की वैल्यू या तो हम कोई संख्या ही निकाल दें, या हम कोई जगह बता दें, या किसी और तरीके से। तो क्या हम संख्या निकाल दें, क्या हम जगह बता दें, क्या कुछ और। ठीक, सेंटर की चीज निकाल दें। अब जब संख्या निकालेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे मीन निकालना, जब हम पोजिशनल निकालेंगे तो मीडियन और मोड निकालना, उसके अलावा ये अलग, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, मेन, मीडियन, मोड। ठीक, अब लिखो फार्मूले, मीन के सीधे डालो मीन, और हम बहुत जल्दी अपना मेन कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद क्लास चलेगी ना यहाँ पे मैं, फिर क्या, मेन, मीडियन, मोड, टाइम तो है अभी आधा घंटा है। मेन निकालना सीखते हैं, हाँ, बोर तो नहीं हो रहे, समझ आ रहा, समझ आ रहा, तब ठीक है। अगर नहीं होगा तो करा देंगे, मेन, मीडियन, मोड तक तो करा ही दें, ठीक है। मेन, अब हम निकालेंगे मेन, मीडियन, मोड, इनके बारे में बहुत ज़्यादा हम बाद में पढ़ेंगे, हम सीधे इनको सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक, तो मेन, अब मेन भी होते हैं दो तीन तरीके के, अर्थमेटिक मेन, हार्मोनिक मेन, ज्योमेट्रिक मेन होता है ना। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, अर्थमेटिक मेन, कैसे पहुंच रहे हैं एक एक चीज के अंदर, वो देखो। तीन तरीके के मेजरमेंट में सेंट्रल टेंडेंसी को पकड़े, सेंट्रल टेंडेंसी में तीन तरीके की एवरेज निकालते हैं, उसमें एक मैथमेटिकल एवरेज को पकड़े, मैथमेटिकल एवरेज में तीन तरीके के मीन होते हैं, मैथमेटिकल सॉरी अर्थमेटिक मीन, जियोग्राफिक हार्मोनिक मीन, और जो है जियोमेट्रिक मीन। हो गया तीन तरीके के, उसमें हम सीखेंगे अर्थमेटिक मीन, क्योंकि जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन थोड़ा सा इजी है और वो कम पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालना, अर्थमेटिक मीन निकाल, अर्थमेटिक मीन निकालना, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन के लिए मेथड होते हैं तीन, अर्थमेटिक मीन के लिए मेथड होते हैं तीन। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये देखो कि जो सीरीज होती है, तुम्हें तीन तरीके की सीरीज में क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, आवाज नहीं आ रही, क्वेश्चन जो तुम्हें मिलेगा वो तीन तरीके से मिलेगा, ठीक है। नाम लिखो तीनों का,
पहला है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, ठीक है।